हेलो बिहोल्डर्स। मार्च 6 1981 इस दिन को कुछ ऐसा हुआ जिसने जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया। इस डेट को एक 30 इयर्स ओल्ड वुमेन नेम्ड मैरियन बैशमियर ने अपनी डॉटर एना बैशमियर के मर्डरर को कोर्ट रूम में 8 टाइम शूट किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी डेथ के बाद इस केस के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चला और मैरियन को रिवेंज मदर के नाम से बुलाया जाने लगा। लेकिन ये केस दिखने में जितना सिंपल लगता है, ये वाकई में उतना सिंपल है नहीं। इस केस में ज़्यादा डीप जाने पर आप मैरियन की मेंटल कंडीशन और उसके इमोशंस के बारे में जानोगे, जिसकी वजह से उसने अपना रिवेंज लेने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सज़ा का भी डर पीछे छोड़ दिया था और अपनी डॉटर की डेथ का उसके मर्डरर से रिवेंज लिया। So without wasting any time, let's witness the horror. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मैरियन बैशमियर के बारे में। मैरी का जन्म वेस्ट जर्मनी को इन ईयर 1950 में हुआ था। मैरियन के पेरेंट्स का उसके बचपन में ही डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद मैरी अपनी मदर के साथ रहती थी। मैरी की मदर ने उसके डाइवोर्स के बाद फिर से शादी की, लेकिन मैरी के रिलेशन उसके स्टेप फादर के साथ कुछ अच्छे नहीं थे और अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ ही वो बड़ी हुई। इन ईयर 1973 में मैरी ने अपनी थर्ड डॉटर को जन्म दिया, जिसका नाम एने बैशमियर था। मैरी की इससे पहले भी दो डॉटर्स थी, लेकिन माइनर होने की वजह से उसे उसकी दोनों डॉटर्स की कस्टडी नहीं दी गई और उन्हें एडॉप्शन के लिए दे दिया गया। लेकिन एने का बर्थ के टाइम मैरी की एज 23 थी, तो वो उस टाइम एने को अपने साथ रख सकती थी। मैरी एने के साथ बर्थ के बाद से ही उसके साथ एक सिंगल मदर बनकर रहने लगी। मैरी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। वो एक पब को चलाया करती थी, लेकिन फिर भी समहाउ वो कैसे ना कैसे एना को केयर कर रही थी। एना भी एक काफ़ी खुश मिजाज बच्ची थी और उसके और उसकी मदर के बीच एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। लेकिन फिर सब बदल गया जब 5 मई 1980 को एना की बॉडी एक नहर के किनारे एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मिली। मई 5 को एना की मैरी के साथ आर्ग्यूमेंट होने की वजह से उसने अपनी क्लास मिस करी थी, जिसके बाद एना की बॉडी वहाँ की पुलिस को मिली। एना की नेक पर गला घोटने के निशान थे, जिससे पता चला कि एना की डेथ स्ट्रैंगल सफोकेशन की वजह से हुई थी। एना की डेथ मैरी के लिए एक मेंटल ब्रेकडाउन का रीज़न थी। मैरी उसके बाद काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, बिकॉज़ मैरी की पहली दोनों डॉटर्स को उससे छीन लिया गया था और जब एना उसकी ज़िंदगी में आई तब उसके कुछ ही साल बाद उसका काफ़ी ब्रूटली किसी ने मर्डर कर दिया था। मतलब उसने अपनी तीनों डॉटर्स को एक एक करके खो दिया था। एना की बॉडी के बारे में पुलिस को एक वुमेन ने बताया था। उस वुमेन का कहना था कि उसके फियांसे ने एना का मर्डर किया था। उसने पहले एना को सेक्सुअली असॉल्ट किया और फिर बाद में उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। उसके फियांसे का नाम क्लॉस ग्रेबोस्की था और उस वुमेन के कन्फेशन के बाद क्लॉस को वहाँ की पुलिस ने कस्टडी में लिया। कस्टडी में आने के बाद क्लॉस ने अपना मर्डर कन्फेस किया। उसने एना को क्लास मिस करते हुए देखा था, जिसके बाद उसने एना को अपने घर बुलाया। एना उसके घर 4 घंटे तक रही, जिसके बाद उसने उसका मर्डर किया, लेकिन उसने सेक्सुअल असॉल्ट वाले एलिगेशन को नहीं एक्सेप्ट किया। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने एना को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था और उसने एना का मर्डर करने के पीछे का रीज़न ब्लैकमेलिंग को बताया। क्लोज ने बताया कि एना उसके घर में आने के बाद उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर क्लोज ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उस पर मोलेस्टिंग के एलिगेशंस लगाएगी। और क्लोज का ये भी कहना था कि एना उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी कर रही थी, जिसके बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर क्लोज ने एना का मर्डर किया। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 7 साल की बच्ची का किसी मिडिल एज पर्सन को सेड्यूस और ब्लैकमेल करने वाली बात थोड़ा ऑड साउंड करती है। क्लॉज ने अरेस्ट के बाद उसने ये सारी बातें अपने ट्रायल में कही और वो भी मैरियन के सामने।
एक बार सोच कर देखिए कि एक मदर का अपनी डिसीज डॉटर के बारे में ये सब सुनना, और वो भी उसके मर्डरर के मुंह से, तो वो पर्सन किस इमोशनल ब्रेकडाउन से सफ़र कर रहा होगा। मैरियन ने क्लॉस पर मर्डर चार्जेस लगाए थे, लेकिन क्लॉस की अटॉर्नी ने उन चार्जेस को ओवरशैडो कर दिया। क्लॉस ने एना के पहले भी कुछ लड़कियों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया था। वो एक सेक्स ऑफेंडर था, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट रूम में उसका पलड़ा भारी था। और ऐसे ही एक दो ट्रायल हुए, लेकिन फिर मैरियन के सब्र का बांध टूट गया। और फिर 3 ट्रायल के टाइम उसने अपने पास एक हैंडगन रखी और क्लॉस के ट्रायल के बीच में ही उसे 8 टाइम्स शूट कर दिया। इन 8 टाइम्स में से उसे 6 गोली उसकी बैक पर लगी, जिसके बाद उसकी वहीं कोर्ट रूम में ही डेथ हो गई। मैरियन के इस एक्ट के बाद उस कोर्ट रूम में जज ग्वेंथर क्रोगर ने मैरियन के साथ फिर प्राइवेटली बात करी, लेकिन मैरियन ने फिर कोई भी गिल्ट का साइन शो नहीं किया। और मैरियन ने स्टेटमेंट दी कि मैं उसे मारना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि वो मर गया होगा। उसने मेरी बेटी का खून किया था और मैं उसके चेहरे पर गोली मारना चाहती थी, लेकिन वो उसकी बैक पर लगी। मैरियन ने क्लॉस को मारने के पीछे का रीज़न उसके एना के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को बताया। उसने क्लॉस को इसलिए मारा ताकि वो फिर एना के बारे में रूमर्स ना फैला सके। इस एक्ट के बाद वर्ल्ड वाइड मीडिया ने इस केस को कवर किया, लेकिन इसके बाद मैरियन खुद को मर्डरर बना चुकी थी। मैरियन को टेस्टिफाई किया गया। मैरी के ऊपर पहले मर्डर चार्जेस लगे थे, लेकिन फिर उन्हें ड्रॉप करके उस पर कानून हाथ में लेने के चार्जेस लगाए गए। और इस बीच उसने अपनी स्टोरी एक मैगज़ीन को बेची, जिसमें उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे वो एक हार्ड फ्रेज में होने के बाद भी अपनी और अपनी डॉटर का ख्याल रखती थी, और कैसे उसकी ज़िंदगी 5 मई 1980 के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उस मैगज़ीन को पब्लिक से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक तरफ वो लोग थे जो मैरियन को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो मैरी को एक मर्डरर की नज़र से देख रहे थे। और इसी बीच कोर्ट ने मैरी को 6 इयर्स इन प्रिजन की सज़ा सुनाई, कानून हाथ में लेने के लिए, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद ही उसे रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन फिर एट द एज ऑफ 46 1996 को उसकी डेथ पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो गई, और उसकी डेड बॉडी को एना की ग्रेव के साथ ही दफनाया गया। उसकी डेथ को मोर देन 25 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उसे रिवेंज मदर के नाम से जानते हैं। कई लोग उसके इस एक्ट को सही बताते हैं, और कई उसे भी एक मर्डरर की नज़र से देखते हैं। आपका मैरी के ऊपर क्या ख्याल है? क्या उसने सही किया या गलत? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more amazing videos. See you in our next video. Until then, stay tuned.